नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन शिक्षण विभाग माध्यम मराठी इयत्ता 9वीं विषय हिंदी. घटक है उड़ान. उपघटक संशोधन और उसमें सारांश और स्वाध्याय देखने वाले हैं. तो मैं श्रीमती नेहा राजेंद्र विस्पुते, मालवनी मराठी मनपा माध्यमिक शाळा मालाड पश्चिम से आप सभी का स्वागत करती हूँ. बच्चों, वैसे आज का जो घटक है उड़ान, वो हमने बार बार पढ़ा है, आपने अध्यापन भी किया है, लेकिन फिर भी परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए एक बार वापस हम उसका संशोधन करने वाले हैं, मतलब रिवीजन करने वाले हैं. कविता देखने वाले हैं, कविता का अर्थ भी देखने वाले हैं, और साथ साथ उस पर जो प्रश्न आएंगे कृति पत्रिका में, तो भी किस तरह से आएंगे और आपको किस तरह से उसके उत्तर भी लिखने हैं, ये भी हमें देखना है. तो चलो शुरू करते हैं. इकाई दूसरी, कविता 8वीं, नाम है उड़ान. कवि है चंद्रसेन विराट जी. तो चंद्रसेन विराट जी का कहना है कि उड़ान यह एक गजल है. गजल एक ही बहर मतलब धुन और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है. इसके पहले शेर को मतला मतलब उदय और अंतिम शेर को मक्ता मतलब अस्त कहते हैं. उर्दू गजल के नियम के अनुसार इसमें मतला और मक्ता होना अनिवार्य है, वरना गजल अधूरी मानी जाती है. मतलब आज की जो हम कविता देखने वाले हैं वो क्या है बच्चों? गजल है, और इसमें आए हुए शेर है. प्रस्तुत गजलों के माध्यम से कवि चंद्रसेन जी ने अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दी है. इसमें विनम्रता, उच्च लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार और साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को विकास देते हैं, ऐसा इनका कहना है. और बच्चों, हमेशा हमें जैसे जैसे हम प्रगति करते जाते हैं वैसे वैसे हमें विनम्र होना चाहिए. हमारे लक्ष्य भी ऊंचे रहे होने चाहिए, और लक्ष्य ऊंचे होने के साथ साथ उतना हमें परिश्रम भी करना चाहिए. थकान आएगी, फिर भी हमें प्रसन्नता जब मिलेगी, हमारी जब लक्ष्य की ऊंचाई पर पहुंचने की इच्छा पूर्ण होगी. साथ साथ हमारे में स्वाभिमान होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए कि जो हम काम करने वाले हैं या शुरू किया है तो उसका लक्ष्य कहाँ तक पहुंच सकता है. साथ साथ परोपकार भी हमें होना चाहिए कि हमें हमारी तरफ से दूसरों को जितनी हो सके उतना मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. और बहुत बड़ी बात है कि अपनी अगर गलती हुई है तो उसे जानकर, पहचान कर, स्वीकार करके सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए, तो ही हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है. कविता हमें हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए अनेक संदेश देती है. जैसे हमें अपना व्यवहार विनम्र रखना चाहिए, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए. जो व्यक्ति जितना ऊंचा लक्ष्य रखता है उसको सफलता भी उतनी अधिक मिलती है. कठिनाई के समय कोई अन्य हमारी सहायता नहीं करे, फिर भी हमें अपनी कठिनाइयों में से बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढना चाहिए. हमें स्वयं उससे बाहर निकलना होता है. साथ साथ हमें अधिक बोलने के स्थान पर निरीक्षण करना चाहिए, और अपने किए पर पश्चाताप करने से हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है. तो बच्चों, ये सारी बातें कवि चंद्रसेन विराट जी ने अपनी इस कविता में कही है. तो पहले हम कविता देखते हैं. अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते. तो बच्चों, ये पहला शेर है, तो इसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं. आगे, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं एवं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते. परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते. जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते.
जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। तो इन शेरों में आए हुए जो शब्द है उसके अर्थ देखते हैं पहले। इलाके मतलब जगह, किरण प्रकाश या तो मदद, कंटक काटे, मस्तक मतलब माथा, नमन मतलब नमस्कार, पर मतलब पंख, उपलब्ध मतलब प्राप्त, गगन मतलब आकाश या नभ, खुद ब खुद मतलब स्वयं, सपन मतलब सपने, पश्चाताप पछतावा करना, सुलगना मतलब धीरे धीरे जलना, और अगन मतलब अग्नि। तो हम इसका अर्थ भी देखेंगे। तो बच्चों ये जो अर्थ आपके सामने आए हुए हैं, परीक्षा में आपको किन्हीं भी पंक्तियों का अर्थ पूछा जाता है, तो अगर ये बार बार आप अर्थ देखोगे, जानोगे, याद रखोगे, तो कविता में तुरंत ही आप क्या कर सकते हो, इसके अर्थ लिख सकते हो। तो देखिए, पहला जो शेर है, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या है? जब कोई भी व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो, मतलब किसी परेशानी परेशानी में घिरा हो, तो वहां प्रकाश की किरण मतलब मदद की उम्मीद मांगने से कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि ज्यादातर लोग जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें ही कहते हैं कि तुम्हारी इसी गलती से यह तुम्हें सामने कठिनाई आई है, या तो मजाक उड़ाते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना होता है? हमारी परेशानियों का सामना खुद ब खुद करना होता है। कांटों के वन में फूल की आशा करना व्यर्थ है। जैसे हमने देखा है कि सिर्फ कांटों का वन होता है तो वहां कोई फूल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कांटे ही चुभेंगे। अगर जानबूझकर आप फूल ढूंढने निकलोगे तो तकलीफ हमें ही है। तो उस तरह से कांटों के वन में हमें जाकर फूल की अपेक्षा नहीं करनी है। वहां पे कोई फूल मिलेगा ही नहीं, मतलब मदद मिलेगी ही नहीं। आगे का शेर है, जिससे अधिकार आदर का, झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं एवं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। बच्चों यहाँ पे जब हमें पैसा ज्यादा मिलता है, कोई ताकत हमें मिलती है, तो हमें कैसा होना चाहिए? उसके साथ साथ विनम्र होना चाहिए, ना कि हमें उस ताकत और पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोगों को झुकाने के लिए करना है। तो जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं विनम्र हो जाता है, चाहे उसके पास पैसा है, ताकत है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ऐसे लोगों को काम करते देख, उनकी विनम्रता देख, लोग खुद उनका सम्मान करती है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। आगे का तीसरा शेर है, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इसका अर्थ देखिए बच्चों, जिसे कुछ करने पाने की लालसा या तो इच्छा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि जितना बड़ा ऊंचा लक्ष्य होता है, इच्छा होती है, उतनी हमें मेहनत तो करनी होती है। उस मेहनत के लिए हम ये नहीं कहेंगे अरे इतना काम किया किया तो हो गया, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, नहीं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कवि ने कहा है कि जिस तरह से पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरते वक्त वो किसी से पूछता नहीं है कि मैं कितना उड़ूं, वो अपने ही मन से, अपने पंखों की ताकत से पूरे आकाश को अपने पंखों में ले लेता है। मतलब पूरी ऊंचाई वो अपने पंखों से नाप लेता है। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना है, जितनी बड़ी इच्छा होगी, लक्ष्य होगा, तो काम की सीमा ना रखते हुए प्रयत्न तो करने ही है। आगे का शेर देखिए बच्चों, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। तो इसका मतलब, उसके पहले का एक रह गया है बच्चों, सॉरी। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते,
नयन मांगा नहीं करते। इसका अर्थ देखिए, जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं उसके सपने हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर बच्चों, हम यह देखेंगे कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहते हैं और उन्हें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारा सपना क्या है। उसके लिए उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उन्हें हमारे सपने खुद ब खुद पता चल जाते हैं और उसके लिए वो हमें क्या करते हैं, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे का शेर देखिए, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। उसका अर्थ देखिए, जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर बच्चों, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, लेकिन पहले तो वो गलती पहचाननी होती है कि हमसे गलती हुई है। जब हमें ये एहसास हो जाए तो उसे अब सुधारने के लिए हमें पछतावा करना पड़ता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप गलती करोगे, पछतावा नहीं करोगे, तो बाहर के जो लोग होते हैं वो हमें बार बार उसके लिए टोकते हैं कि तुमसे ये गलती हुई है, अब तुम्हें इसके बारे में बुरा भुगतना पड़ेगा। तो ये सुनने की बजाय हमें क्या करना होता है, अगर हो गई गलती तो जानकर, उसे पहचान कर स्वीकार करना है और पछतावा करना है और बाद में ध्यान रखना है कि यह गलती वापस हमसे ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि विनम्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, साथ साथ जिसे हम प्यार करते हैं उनके सपने हमारे आंखों में रखने चाहिए और हमारी गलती को भी हमें सुधारना चाहिए। तो आगे देखते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कमजोर देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है, बस हथेली है हमारी हमको, धूप में सायबान होती है, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। तो इसमें आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देखिए बच्चों। जुबान मतलब बोली या तो भाषा, साइबान छज्जा या तो छत, बयान मतलब वर्णन करना, धूपदान मतलब वह पात्र जिसमें धूप या सुगंधित द्रव्य जलाया जाता है और उसका सुगंध पूरी जगह में फैलता है। तो इसका मतलब देखते हैं बच्चों। पहले शेर देखते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। इसका अर्थ देखिए, जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी थकान, अधिक थकान होने के साथ साथ जीत का आनंद भी होता है। तो हमें ये याद रखना है बच्चों। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है, 9वीं पास होके 10वीं में जाना है, परीक्षा देनी है और 10वीं में तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा अंक लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर चाहे उसके लिए थकान भी आए, लेकिन हमें एक एहसास होता है कि इसी अधिक काम करने से हमें क्या मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अंक मिलेंगे, तो उससे हमें आनंद होता है। तो यह बात हमें हर वक्त याद रखनी है कि हमारा जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना हमें काम करना पड़ेगा, थकान भी उतनी लगेगी, लेकिन अंत में जीत तो हमारी ही है। आगे का शेर देखिए, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। इसका अर्थ देखिए बच्चों, जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता ज्यादा है, उसकी आंख जुबान का काम करती है। मतलब आंख बोलती है, अर्थात उसकी आंखों में जिंदगी का अनुभव दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, ऐसे होता है कि जो 40-45 के उम्र तक लोग होते हैं, किसी बात पर हमेशा हरदम वह क्या करते रहते हैं, अपना मत व्यक्त करते रहते हैं, या तो झगड़ते हैं या तो किसी को डांटते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसे जिंदगी का अनुभव ज्यादा आता जाता है। तो
उसकी बोली अब कहाँ से शुरू होती है? आंखों से शुरू होती है। आंखों से वो बोलना शुरू करता है क्योंकि उसने जिंदगी देखी है और लोगों को भी देखा परखा है। आगे का शेर देखिए बच्चों। बस हथेली है हमारी हमको धूप में सायबान होती है। इसका अर्थ देखिए, जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं? धूप से बचने के लिए अपने हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से जब हम परेशानियों में मुश्किलों में फंसे होते हैं तब हमें स्वयं उसका हल ढूंढना होता है। किसी से मदद की उम्मीद न की नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि हम अगर अपनों से या किसी से मदद मांगने जाए तो वो ये तो एक, अगर उनसे ना हो पाए तो वो नकार देते हैं या तो हमें ही कोसते हैं। तो इससे अच्छा कि हमें हमारी परेशानी है तो हम खुद उसका हल ढूंढे। हाँ, लेकिन ये एक बात याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई मुश्किलों में फंसा हुआ इंसान आए तो हमसे हो सके उतनी मदद तो उसे करनी ही चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। तब हमें ये नहीं याद करना कि अरे, जब मैं मुसीबत में था तो हमें क्यों नहीं मदद की। तो इस तरह से हमें अपने मुसीबतों से निकलने के लिए प्रयास करना है और दूसरों को भी मदद करनी है। आगे का शेर देखिए। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? कि एक गूंगा जब एक बहरे से बात करे, तो यहाँ पर गूंगा मतलब जिसे बोलना नहीं आता, और बहरा मतलब जिसे वो सुन नहीं सकता। तो आप कहेंगे इनमें दोस्ती कैसे होगी? क्योंकि दोस्ती करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होती है, दूसरों की बातें सुननी होती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर दोस्ती का मतलब ही अलग बताया है कि एक गूंगा और बहरा, इनमें भी दोस्ती हो सकती है, जिंदगी चल सकती है। किस तरह से? आंख या दिल से अगर वह एक साथ आ जाए तो जिंदगी आगे चल सकती है। सिर्फ उसके लिए फिर बोलना और सुनना जरूरी नहीं होता है। आगे का शेर देखिए बच्चों। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक कमान होती है। इसका अर्थ देखिए, जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है। आपने धनुष्यबाण या तीर कमान तो देखा होगा कि उसको जब हमें तीर छोड़ना होता है तो उसकी जो कमान होती है वो कम से कम कान तक खींचनी होती है। अगर आप उस कमान को कान तक खींचते हो तब उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? कि अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसकी सफलता भी उतनी अधिक होती है। देखो, बार बार अलग अलग शेरों के माध्यम से यहाँ पर कवि हमें कहना चाहता है कि हमारी जितनी अधिक ऊंची उड़ान होगी, अधिक काम करना पड़ेगा, थकान भी लगेगी, लेकिन जीत का आनंद भी हमें ही मिलेगा। उसी तरह से कि जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा उतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी सफलता भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि कोई जिंदगी जीने के लिए या कुछ पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं इस्तेमाल करना है। मेहनत करनी है और जितनी मेहनत आप करोगे उतनी सफलता आपकी तो होगी ही। और अंत का जो शेर है उसको क्या कहते हैं बच्चों? मक्ता कहते हैं। देखिए, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। इसका अर्थ क्या कहा है कवि ने? देखिए कि एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। और उसी तरह से हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना हमारा लक्ष्य सामने रखकर, सफलता हमारी होगी और उसी तरह से प्रसिद्धि भी हमारी चारों ओर फैलेगी। तो ये कुछ मानवीय गुण है, उसके बारे में यहाँ पे कवि ने हमें कहा है और उसके अर्थ भी आपने यहाँ पे देखे हैं। तो बच्चों, जब आप कृति पत्रिका में इस पर प्रश्न लिखो देखोगे
तो इसके उत्तर लिखने के लिए आपके सामने इस कविता के कुछ पद्यांश होंगे। तो इसी पद्यांश में से आपको क्या करना है, या तो एक शब्द में या तो एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, क्योंकि आपके सामने कविता के पद्यांश तो होने ही है। तो आगे देखते हैं कि हमें किस तरह एक से प्रतीक में प्रश्न आएगा आ तो बोला सकते हैं और साथ साथ हम किस तरह से प्रतीक। उसके उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो इसमें कृति एक आकलन कृति 2 अंक की होगी, और किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं वो देखिए। पहला आ सकता है संजाल पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से आपको पूछा गया होगा, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। तो इसमें आपको 2 घटक मतलब उत्तर लिखने हैं, या तो 4 घटक मतलब 4 उत्तर लिखने हैं। तो उस तरह से आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। तो उत्तर होगा नमन, आदर, पश्चाताप और शक्ति। तो इस तरह से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। आगे का प्रश्न आ सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, सुमन वहां मांगा नहीं करते जहां डैश का वन हो। और दूसरा, जो स्वयं अपना मस्तक झुका लेता है उसे नमन डैश मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए एक तो पूरा वाक्य लिखना है, और जहां पर खाली जगह है वहां पर उत्तर लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। तो पहला वाक्य हम कैसे करेंगे, सुमन वहां मांगा नहीं करते जहां कांटों का वन हो। तो कांटो शब्द लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको पूरा वाक्य लिखना है। आगे, जो स्वयं अपना मस्तक झुका लेता है उसे नमन स्वयमेव मिलते हैं। तो इस तरह से पूर्ण वाक्य लिखकर खाली जगह में यह उत्तर लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आगे का है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको वाक्य दिया होगा आधा, और उसके नीचे विकल्प दिए होंगे। तो जो सही विकल्प है वो उसके सामने, मतलब आधा वाक्य दिया है वो भी लिखकर उसके सामने सही विकल्प लिखकर अंडरलाइन कर कर वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, परों में शक्ति हो तो डैश, और विकल्प दिए है, उपलब्ध नभ को नापना है, उपलब्ध जल को नापना है, भूख को नापना है। तो परो मतलब पंख, तो पंख से क्या नापा जाता है बच्चों, नभ। तो उत्तर क्या आएगा, परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हो। आगे, सुलगते आप बाहर से डैश, और आपको विकल्प दिए हैं, तपन नहीं मांगा करते, अगन नहीं मांगा करते, भुजन नहीं मांगा करते। तो उत्तर इस तरह से आएगा, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। पहला वाक्य जो आधा दिया है वो भी लिखना है, और आगे उत्तर लिखकर सही विकल्प लिखकर उसको अंडरलाइन करनी है। तो इस तरह से आप इसे उत्तर पूरे वाक्य में लिखना चाहिए, नहीं तो बच्चों आपका अंक जा सकता है। आगे है, जोड़ियां बनाइए। इसमें अ और ब दिया हुआ है। अ में कंटक, आदर, पर और सपन, और ब में नयन, उड़ान, सुमन और नमन। तो आपको क्या करना है, अपने उत्तर पत्रिका में अगट के जो शब्द है कंटक, आदर, पर, सपन, यह लिखकर उसके आगे क्या करना है, उत्तर लिखकर इस तरह से उसके उत्तर लिखने हैं। कंटक, सुमन, आदर, नमन, पर, उड़ान, सपन, नयन। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर एक एक शब्द में या तो एक वाक्य में उत्तर लिखकर ये 2 अंक तो ले ही सकते हो बच्चों, क्योंकि आपके सामने तो पद्यांश है और साथ साथ आपने इसको क्या किया है, बार बार पढ़ा है और समझ भी लिया है। आगे देखिए, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा, जिसकी ऊंची डैश होती है उसको भारी थकान होती है। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए हैं, कमान, उड़ान, साइबान। तो क्या आएगा, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। आपको पूर्ण वाक्य लिखना है, और जहां खाली जगह है वहां पे उत्तर लिखकर अंडरलाइन करनी है। ना ही तो सिर्फ उत्तर का शब्द लिखना है, ऐसे नहीं करना है बच्चों, नहीं तो आपके अंक जाएंगे।
पूरी तरह से वाक्य लिखकर जहां पर खाली जगह है वहां पर उत्तर लिखकर अंडरलाइन करनी है। दूसरा वाक्य, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी डैश होती है। तो विकल्प दिए हैं बयान, जुबान, धूपदान। तो उत्तर क्या आएगा? खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे बच्चों तो आपको आता पूरे बरोबर अंक अंतर व्हायला मिलने लागले ही मला वाले हैं। आगे का इस तरह से भी प्रश्न आपको आ सकता है। कथनों नववीला के पण सामने सत्य दहावीला पण असत्य लिखिए। बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपको पूछा गया है सत्य असत्य वही लिखना है। कभी कभी क्या होता है ना, आप गलती से, मतलब उत्तर आपको पता है लेकिन आप गलती से जिस तरह से मराठी में हम चूक की बरोबर इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो क्या करते हैं उसका जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन यह आप हिंदी का प्रश्न के उत्तर लिख रहे हो तो यहाँ पे जो सिर्फ पूछा गया है सत्य असत्य इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, बस छतरी ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। तो ये क्या हो गया वाक्य बच्चों? असत्य हो गया। तो असत्य लिखना है, लेकिन इसके लिए भी बच्चों हमें पूरी तरह से वाक्य लिखकर डैश करके उसके सामने उसका उत्तर लिखकर अंडरलाइन करनी है। आगे देखिए, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बया होती है। तो इसका उत्तर आएगा सत्य, क्योंकि आपके सामने तो पद्यांश है ही बच्चों, तो उस पे से आपको उत्तर तो तुरंत समझ में आ जाता है। तीसरा, तीर जाता है दूर तक उसका नाक तक जो कमान होती है। तो उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि कमान तो कान तक जानी चाहिए। चौथा, बोलता कम जो देखता ज्यादा आंख उसकी जुबान होती है। तो ये तो आ गया सत्य। तो इसी तरह से प्रश्न आ सकते हैं बच्चों, दो दो अंक लेकर आप अपने गुण जो है वो क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आगे का भी इस तरह से प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, किसको भारी थकान होती है? तो उत्तर आएगा जिसकी ऊंची उड़ान होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि सिर्फ प्रश्न का जो नंबर है वही लिखकर, सिर्फ इस तरह से उसका प्रश्न का भी नंबर लिखकर आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आगे, किसकी आंख जुबा होती है? तो उत्तर आएगा जो बोलता कम और देखता ज्यादा है। तो इसी तरह से आपको बच्चों एक एक वाक्य में या तो एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। तो आगे देखते हैं, इस तरह से भी आ सकता है जो हमने पहले भी देखा, जोड़ियां बनाइए। अ और ब में आपको शब्द दिए होंगे, शायर, तीर, हथेली, उड़ान, और ब में थकान, सायबान, धूपदान, कमान। तो अ में उसी तरह से हम क्या करेंगे, वही शब्द लिखकर अब ब की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करना है? उत्तर। तो देखिए, शायर, धूपदान, तीर, कमान, हथेली, सायबान और उड़ान, थकान। तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर लिखने हैं इन प्रश्नों के। कृति 2 में भावार्थ पूछा जाएगा, उसके लिए भी 2 अंक है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है, यह वीडियोस जो होते हैं कविता के आधारित, वो वीडियोस आपको क्या करने हैं, बार बार देखने हैं और उसके अर्थ अपने किताब में लिख लेने हैं, या तो यह वीडियो देखकर इस अर्थ को आप समझकर याद कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपको कविता की पंक्ति या तो शेर पूछे जाएंगे तो उसके आप क्या लिख सकते हो, अर्थ लिख सकते हो और उसके 2 अंक भी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जाएगा निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे अंधेरे के इलाके में डैश डैश नमन मांगा नहीं करते, इसमें पहले 2 शेर यहाँ पर पूछे गए हैं, तो उसके अर्थ आपको लिखने हैं। अगर आपने पढ़े होंगे, याद किए होंगे तो आप तुरंत लिख पाओगे। तो इसके अर्थ क्या आ सकता है, देखिए, जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में, मतलब परेशानियों से घिरा हुआ हो, वहां प्रकाश
मतलब मदद की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह से जब हम कांटों के वन में मतलब मुसीबतों में हो, वहां फूलों की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। ये हो गया आपका पहले शेर का अर्थ। और अभी दूसरे शेर का अर्थ। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति को लोग उसका काम और व्यवहार देखकर स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम कविता सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए ही हमें ये कुछ सीखना है। यही हमें अपनी जाती जिंदगी में भी सीख कर उसी तरह से हमारा व्यवहार करके हमारे प्रगति के पथ पर जाना होता है। यही इसका अर्थ होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से प्रश्न के उत्तर लिखे जा सकते हैं, किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और किस तरह से पंक्तियों का सरल अर्थ आप लिख सकते हैं। और मैं बार बार यह कह रही हूँ कि कोई भी कविता की अगर पंक्तियां आपके सामने आ जाए सरल भावार्थ लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको ये जो वीडियोस होते हैं कविता के, उसको आपको क्या करने होते हैं, लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और शेयर करने हैं, ताकि इसका उपयोग आपको भी हो सकता है और आपके जो दोस्त हैं उनको भी हो सकता है। तो आपने अपना अमूल्य वक्त यहाँ पर दिया, मेरी सारी बातें सुनी, उसके लिए धन्यवाद बच्चों।